नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो मैं कल के वीडियो ना डाल पाने की वजह से माफ़ी चाहता हूँ। कुछ टेक्निकल एरर्स थे जिनकी वजह से वीडियो है ना एडिट नहीं हो पा रहा था, पूरा बन नहीं पा रहा था। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं है ना आज वही टॉपिक पैराजंबल आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, कुछ उसमें स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आपको समझनी है, ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले जो लेवल लेकर आया हूँ वो ईजी लेवल है और धीमे धीमे उसके लेवल को हम बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले है ना स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले है टिप्स टू रिमेंबर, कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले है नॉलेज ऑफ इंडेफिनेट एंड डेफिनेट आर्टिकल्स, knowledge of common and proper nouns, knowledge of pronouns, then identify the linking words, identify the referring words and identify the connecting information। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। जब भी आप पैराजंबल की बात करते हैं तो होता क्या है वो जान लीजिए। एक पैराग्राफ होता है जिसके सेंटेंसेस ए बी सी डी, ठीक है, या फिर ई तक हो सकते हैं या फिर एफ तक हो सकते हैं और आगे भी आपको सेंटेंसेस मिल सकते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि इनका ऑर्डर शफल कर देते हैं। मान लीजिए ए जो है वो 1 है, बी 2 है ना, सी 3 है, डी 4 है, एफ 5 है और एफ 6 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस एफ को है ना ए बनाकर पेश करेंगे, है ना, इस डी को बी बना के पेश करेंगे, इस ए को सी बना के पेश करेंगे, है ना, बी को है ना सबसे आखिरी में लगा देंगे, मान लीजिए इसको एफ बना देते हैं। ऐसे करके वो सेंटेंसेस का ऑर्डर चेंज कर देते हैं और आपको ढूंढने को बोलते हैं। ठीक है, आपसे आपसे उम्मीद की जाती है कि आप सही ऑर्डर पहचानेंगे। ठीक है, तो करना क्या होता है, जब भी आप एक पैराजंबल को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो सबसे पहले दिमाग में एक इमेज बना लीजिए कि आपको सेंटेंस पढ़ने हैं। ठीक है, यू नीड टू रीड द सेंटेंसेस। ठीक है, रीड द सेंटेंसेस। लेकिन सेंटेंसेस पढ़ने का तरीका समझा देता हूं आपको मैं। ठीक है, आपको पढ़ते समय इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। ठीक है, आपके जहन में, आपकी माइंड में आर्टिकल्स चलने चाहिए। आप आर्टिकल्स को ढूंढ रहे हो, आप नाउन्स को ढूंढ रहे हो, आप प्रोनाउंस को ढूंढ रहे हो, आप लिंकिंग वर्ड जैसे देयरफॉर, हेंस, दैट इज वाई को ढूंढ रहे हो, आप रेफरिंग वर्ड को ढूंढ रहे हो जैसे दिस प्रॉब्लम, दिस पीपल, या कनेक्टिंग इन्फॉर्मेशन को ढूंढ रहे हो, माने वर्ड्स जो एक से ज्यादा बार इस्तेमाल किए गए। उससे होगा क्या कि क्योंकि आपको सही ऑर्डर बताना है तो आपका सबसे पहला टारगेट है आइडेंटिफाई द फर्स्ट सेंटेंस। ठीक है, जो भी आपका फर्स्ट सेंटेंस होगा आपको सबसे पहले वो ही ढूंढना है, उसके बाद की कार्यवाही आगे करेंगे। ठीक है, एक चीज और, जब भी आप ये सब चीजें ढूंढ रहे हो, पढ़ रहे हो, तो उस टाइम आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्या जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने आपकी आंखों से होकर गुजर रही है, क्या उससे कुछ इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं या उससे कुछ आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है। अगर बिल्ड हो रही है तो फिर तो आपको पैसा सॉल्व करना चाहिए, है ना, आप इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम जब आप इनको ढूंढ रहे हो, उस टाइम ही पढ़ के आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो फिर मेरी आपको सजेशन है, आपकी मेरी राय है कि आप इसको आखिरी समय पे करें, जब आपके बाकी सब हो चुके हों तब आप इसको करें। ठीक है, मैं हमेशा एक बात कहता रहता हूँ कि पैराजंबल मेरे हिसाब से भगे भूत की लंगोटी है कि कोई जब भूत आपसे आपका आमना सामना हो, ठीक है, तो जब भूत भाग रहा हो तो उसकी लंगोटी मिल जाए उतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। कहने का मतलब है कि कम से कम समय में जितने ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मार्क्स आप निकाल सकते हैं उतने निकाल लीजिए और इसको छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल पजल की तरह है। पजल का आपने एक भी सिरा गलत लगाया तो पूरी पजल आपको फिर से लगानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कभी आपने सुडोकू खेला हो तो सुडोकू में एक नंबर आपने गलत जगह फिट कर दिया तो फिर कई जगह आपको नंबर रिपीट मिलेगा और उस वजह से आपको पूरा सुडोकू फिर से सॉल्व करना पड़ सकता है। तो इसलिए अगर आप कंफर्टेबल ना हो तो एग्जाम में बिल्कुल इस पे हाथ मत ट्राई कीजिएगा। आपको जितना करना है प्रैक्टिस पहले कर लीजिए, उसके बाद फिर आप अपने मेन एग्जाम में इसको चूज कर सकते हैं। ठीक है ना, एक बात और ध्यान रखना है, चाहे आप 50 कर चुके हो सॉल्व, चाहे 100 कर चुके हो सॉल्व, उसके बाद भी एक ऐसा बनेगा जो आपको है ना ज्यादा समय लगवाएगा आपसे। ठीक है, और हो सकता है आपका आंसर भी निकल कर उसमें ना आए, तो बिल्कुल इस पे आप है ना काउंट नहीं कर सकते। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबके संग ऐसा होगा, लेकिन जनरली मैंने नोटिस किया है कि बच्चे इसको समझने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, और उसका मेन रीजन जो मैंने नोटिस किया है वो है लेंथ। इसकी लेंथ इतनी बढ़ा दी जाती है कि आपकी अगर स्पीड रीडिंग नहीं है, अगर आपको जोर से सब, अगर आपको तेजी से पढ़ना नहीं आता है
कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को है ना निकालना नहीं आता है तो फिर आपके लिए ये टॉपिक तो है ही नहीं। ठीक है, तो चलिए फिर भी अगर आसान आ गया, मान लीजिए आप एसएससी की बात कर रहे हैं, ठीक है, एसएससी में आपका सीजेल हो गया, 10+2 हो गया, ठीक है, अगर आपको वहाँ दिख जाता है तो उसके अलावा जितने भी स्टेट लेवल एग्जाम होते हैं या फिर जितने भी एग्जाम में फॉर एग्जाम्पल ईजी टू मॉडरेट लेवल का आता है तो वहाँ पे आपके लिए है ना ये आसान एक टॉपिक है, आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। देखते हैं क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं, आपको नॉलेज होनी चाहिए आर्टिकल्स की, उसमें भी इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं ये पता आपको होना चाहिए। देखते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल होता है द। ठीक है, मान लीजिए मैं किसी लड़के की बात कर रहा हूं, मैंने उसको बॉय वर्ड से इसको मैं संबोधित कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं बॉय के साथ में आर्टिकल ए भी लगा सकता हूं और आर्टिकल द भी लगा सकता हूं। इसी प्रकार से अगर मैं किसी अंडे की बात कर रहा हूं तो मैं एग के साथ में एन भी लगा सकता हूं और साथ में द भी लगा सकता हूं। लेकिन फर्क क्या होगा? तो फर्क ये होगा, जब आपने ए का या फिर आपने जब एन का इस्तेमाल किया तो वो हमेशा होता है सेंटेंस में किसी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल को इंट्रोड्यूस करने के लिए, उसके बारे में सबसे पहले जब आप बात करेंगे तो आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन दा का इस्तेमाल तब करेंगे जब आप सेकेंड टाइम उसका इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड टाइम जब दोबारा उसकी आप बात कर रहे होंगे तो फिर आपको दा का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे मैंने आपसे बोला कि एक बार एक लड़का था, ठीक है, बहुत मेहनती था, तो उसके लिए इंग्लिश क्या बोलूंगा मैं? वंस देयर वॉज अ बॉय हु वॉज वेरी हार्ड वर्किंग। ठीक है, फिर मैं कहूंगा वो लड़का अपने गांव में रहता था, तो बोलूंगा दैट बॉय, या फिर बोलूंगा द बॉय लिव्ड इन इन हिज विलेज। ठीक है, तो देख सकते हैं द का इस्तेमाल किया मैंने कब? जब आपने आर्टिकल ए का इस्तेमाल किया उसके बाद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कॉमन और प्रॉपर नाउन की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का ऐसा नाम जिससे उसकी पहचान हो सके। जैसे अभी मैं रहता हूँ इस शहर में और शहर का नाम क्या है? जयपुर। ठीक है, और जयपुर के बगल में एक शहर और भी है, उसका नाम है दिल्ली। तो वैसे कहने का मतलब तो है कि दोनों जो है वो शहर ही हैं, लेकिन शहर उनकी पहचान थोड़ी है। नाम उनका जो है दिल्ली और जयपुर, ये उनकी पहचान है। ठीक है, और कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन होता है शहर, माने सिटी। तो ऐसा नाम जो है ना उसको लिस्ट करने में आसानी दे। जैसे अगर मैं बोलता हूँ जयपुर, ठीक है, और दिल्ली बोलता हूँ, बताइए इनको लिस्ट कर दीजिए, तो मैं क्या करूंगा? इन दोनों को मैं लिस्ट करूंगा सिटी की कैटेगरी में। ठीक है, तो जो कैटेगरी का नाम होता है वो होता है कॉमन नाउन, और उनकी अपने अपने जो नाम होते हैं वो होता है प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं किसी बॉय के बारे में बात कर रहा हूं और उसका नाम जो है राम है, ठीक है, तो जरा बताइए कि मैं नाम पहले बताऊंगा या लड़के की बात पहले करूंगा? ठीक है, तो हम श्योर सबसे पहले बोलूंगा एक लड़का था जिसका नाम है राम। ठीक है, तो मैं पहले कॉमन नाउन का इस्तेमाल करूंगा, बाद में प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल करूंगा। पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आर्टिकल का रोल भी इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल ए के साथ में इस्तेमाल किया है तो ही कॉमन नाउन पहले आएगा और प्रॉपर नाउन बाद में आएगा। लेकिन मान लीजिए अगर दा का इस्तेमाल किया है तो फिर कॉमन नाउन बाद में आएगा, प्रॉपर नाउन पहले आएगा। ठीक है, देन द नॉलेज ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा स्पेस बनाते हैं। प्रोनाउन होते हैं कौन कौन से? ही की बात हो रही है, ठीक है, शी की बात हो रही है, ठीक है, दे की बात हो रही है, ठीक है, या फिर हाँ इतने ही काफी हैं। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं इसमें इट की बात भी हो रही है। तो ये जो चार प्रकार के जो चार वर्ड्स हैं, ही, शी, दे और इट, ये प्रोनाउंस आपको ध्यान रखना है खास करके, क्योंकि अगर आपने इनका इस्तेमाल किया तो ये भी आपको चेक करना चाहिए कि क्या यहाँ पे सेंटेंस में किसी में भी इनका प्रॉपर नाउन लिखा हुआ है क्या। ठीक है, अगर प्रॉपर नाउन नहीं लिखा है तब तो कोई बात नहीं, फिर हम कुछ और तरीके से देखेंगे। लेकिन अगर आपने कहीं ही, शी, दे और इट लिखा है और उनके साथ में प्रॉपर नाउन या फिर कॉमन नाउन लिखा हुआ है तो सबसे पहले वो कॉमन या प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल करना चाहिए, उसके बाद में ही, शी, दे का इस्तेमाल कर सकता हूं। ठीक है,
तो स्टार्टिंग के जो 3 पॉइंट है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी किसी भी पैराजंबल को सॉल्व कर रहे हो तो पढ़ते पढ़ते आपको इनका ध्यान लगाना है कि कहीं आपको आर्टिकल दिख जाए, ए द दिख जाए, एन द दिख जाए, कॉमन प्रॉपर नाउन दिख जाए, प्रॉपर प्रोनाउन दिख जाए, तो आपको है ना वहां पे कुछ इन्फॉर्मेशन ना लिख अंडरलाइन कर लेनी है। आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द लिंकिंग वर्ड्स। लिंकिंग वर्ड्स क्या होते हैं? लिंकिंग वर्ड्स होते हैं सेंटेंसेस को जोड़ने वाले शब्द, ऐसे शब्द है ना जो इंफॉर्मेशन को पास ऑन करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए एक लेवल होता है कि पहला लेवल हुआ 1, जैसे मान लीजिए मुझे किसी के घर में जाना है, ठीक है ना, उसके यहाँ पार्टी हो रही, तो क्या होना चाहिए? लेवल 1 होना चाहिए कि मेरा होना चाहिए इनविटेशन। अगर मुझे उसने इनवाइट ही नहीं किया है तो मैं उसके घर कैसे जा सकता हूँ? ठीक है। फिर लेवल 2 क्या होगा? लेवल 2 मेरे को डेट पता होनी चाहिए, डेट कौन सी है, ठीक है। लेवल 3 क्या होगा कि मुझे पर्पस पता होना चाहिए, पर्पस क्या है, ठीक है। लेवल 4 मुझे वेन्यू पता होना चाहिए, ठीक है। और लेवल 5 उसके बाद मुझे उसका टाइम पता होना चाहिए, कब पहुंचना है, ठीक है। आप इन लेवल को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इनविटेशन, डेट, पर्पस तो आपको रखना ही पड़ेगा पहले, ठीक है। आप ये कर सकते हैं कि डेट के बाद आप टाइम लगाना चलेगा, लेकिन इनविटेशन डेट तो आपको स्टार्टिंग में रखनी ही पड़ेगी। उसी प्रकार से क्रम होता है, किसी भी स्टोरी का एक ऑर्डर होता है ना, उस ऑर्डर को आप ब्रेक नहीं कर सकते। आप देखते हैं इसमें जैसे देयरफॉर, हेंस, दैट इज व्हाई, इनका काम क्या होता है? किसी भी इंफॉर्मेशन का अंत जब हो रहा होता है, सारी जानकारी दे दी है आपने, अब उसका परिणाम बताना है मुझे, तो परिणाम बताने के लिए मैं देयरफॉर, हेंस, दैट इज व्हाई का इस्तेमाल कर सकता हूं, ठीक है। बट का इस्तेमाल कब करना होता है? बट का इस्तेमाल होता है लेकिन, माने कोई विरोध दिखाने के लिए। जैसे मैंने कहा कि धूप तो बिल्कुल नहीं है लेकिन गर्मी लग रही है, तो गर्मी लग रही है किसके बावजूद? धूप नहीं है फिर भी, है ना। बारिश हो चुकी है फिर भी गर्मी कम नहीं हुई, तो वो लेकिन फिर भी जो है ये आपके इंफॉर्मेशन को जोड़ते हैं। ऑल्सो का मतलब होता है ना, और, ठीक है, एंड के कॉन्टेक्स्ट में इसको इस्तेमाल करते हैं। मोरओवर का मतलब होता है इसके अलावा, के अतिरिक्त, है ना। लाइकवाइज का मतलब होता है सिमिलरली या फिर समान रूप से, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स होते हैं जो लिंकिंग वर्ड्स होते हैं, इंफॉर्मेशन को जोड़ने का काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देन रेफरिंग वर्ड्स की बात करते हैं। जैसे है ना, दिस प्रॉब्लम, दीज पीपल, वन ऑफ दीज थिंग्स, तो इनमें कौन कौन से रेफरिंग वर्ड्स हैं? तो दिस रेफरिंग वर्ड है, दीज रेफरिंग वर्ड है। ये क्या करेगा? जब आपने दिस प्रॉब्लम लिखा तो इसका मतलब ये हुआ कि अब प्रॉब्लम की बात पहले करके आ चुके हैं, अब दोबारा उसी को इंडिकेट कर रहे हैं, दोबारा उसी की बात कर रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं ये वाली प्रॉब्लम। या फिर आप लोगों की बात कर रहे होंगे तब आप कह सकते हैं दीज पीपल, तो पीपल की बात भी पहले कर चुके होंगे, तो आपको इनका भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कनेक्टिंग इंफॉर्मेशन। जैसे यहाँ के लिखा है वर्ड्स यूज्ड मोर देन वंस, ठीक है। जैसे मान लीजिए सेंटेंस ए में लिखा हुआ है ना, पॉपुलेशन। मान लीजिए जो टॉपिक है, ठीक है, सेंटेंस ए में वो है पॉपुलेशन, और एक सेंटेंस और भी है ई, इसका भी टॉपिक सेम है, माने दोनों सेंटेंस पॉपुलेशन की ही बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको या तो ए और ई अरेंज करना चाहिए, ठीक है, या फिर आपको ई और ए अरेंज करना चाहिए, मतलब दोनों में से कोई एक तो पेयर बनेगा। इनसे आपके मैंडेटरी पेयर, मतलब ऐसे पेयर जो कुछ भी आप अरेंजमेंट बनाएं लेकिन ये तो साथ में रहेंगे, ऐसे आपको मिलने लग जाएंगे, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं, आई एम श्योर आप नोट्स बना रहे होंगे, है ना, उनको बना बना लीजिए, और जब आप आगे जब सॉल्व करेंगे तो आप इनको यूज भी करिए। चलिए देखते हैं फिर। ओके, तो पैराजंबल 1 की बात करते हैं। तो क्या करना है? सबसे पहले आपको है ना सेंटेंसेस को स्कैन करना है ना। पढ़ने की कोशिश कीजिए, स्टार्टिंग में पूरा मत पढ़िए, शुरू शुरू में पहले पहले में 3-4 वर्ड्स ही पढ़िए, ठीक है, 3-4 वर्ड्स ही पढ़िए। उतने से ही आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि सेंटेंस 1 कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। तो पहला सेंटेंस जो है वो हाउएवर से शुरू होता है, ठीक है, और साथ में लिखा हुआ है दिस हैपेंस, हाउएवर इफ दिस हैपेंस, कहता है हालांकि अगर ये हुआ, तो दिस हमें इंडिकेट करता है कि किसी इंफॉर्मेशन की बात हो रही है जिसका जिक्र पहले हो चुका है। क्या बोल रहे हैं? हालांकि अगर ये होता है तो, ठीक है, तो सेंटेंस ए पहला नहीं हो सकता है। फिर द यूज ऑफ चेक हैज फॉलन, इससे हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। फिर सी शुरू होता है 10, 10 कैसा वर्ड होता है? 10 कंक्लूडिंग, माने परिणाम बताने वाला वर्ड होता है, तो ये भी पहला नहीं हो सकता। फिर आप कहते हैं डी में दिस इज बिकॉज, तो दिस फिर से इंडिकेटिंग वर्ड है ना,
तो डी आपका पहला नहीं हो सकता। विदाउट चेक्स दे प्रोनाउन है, किसी पर्सन के लिए आया हुआ है, तो ये भी पहला नहीं हो सकता है। और एफ में लिखा हुआ ब्रिटिश बैंक्स हैव 10 भी आपका कंक्लूडिंग वर्ड है, ये भी पहला नहीं हो सकता। तो आप देख सकते हैं कितनी जल्दी कितनी आसानी से हमने सेंटेंस 1 को ढूंढ लिया है। ठीक है, तो सेंटेंस 1 जो है वो बी है हमारा, ये पहला होना चाहिए। अब हमें बी को ढंग से पूरा पढ़ लेना चाहिए। द यूज ऑफ चेक्स हैज फॉलन ड्रामेटिकली इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। पिछले कुछ सालों में चेक का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा तेजी से, है ना, कम हो गया है। अब कम हो गया है तो क्या हो सकता है, दो चीजें हो सकती हैं। पहला, या तो कंक्लूजन बताना होगा, है ना, इससे हुआ क्या है, और दूसरा हमारे सामने रीजन भी आ सकता है कि कारण क्या है चेक के कम इस्तेमाल होने का। तो आइए ढूंढते हैं, या तो हमको परिणाम मिल जाए, परिणाम से क्या हुआ, या फिर हमको कारण मिल जाए। ए पढ़ते हैं, इन्हें क्या बोला, हाउएवर इफ दिस हैपेंस, अगर ये होता है तो जरा बताना बी में जो लिखा हुआ है वो अजम्पशन है कि फैक्ट है, ये होने की आशंका है कि ये हो रहा है वाकई में। तो ऑफ कोर्स ये हो रहा है ना, चेक का इस्तेमाल कम हुआ है ना। अब ये अंदेशा नहीं लगाया जा रहा है, ये कल्पना नहीं की जा रही है। इसका मतलब ए में जो लिखा हुआ है किसी और इंफॉर्मेशन के बारे में लिखा है जिसके होने की आशंका है कि अगर ये हुआ तो क्या होगा, इट विल कॉज प्रॉब्लम्स फॉर द एल्डरली हु मेनली यूज चेक्स। इससे क्या होगा, इससे बुजुर्ग लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी जो चेक का इस्तेमाल ही करते हैं। ठीक है, तो ए को हम साइड में लिख लेते हैं, क्योंकि ए जो है वो, है ना, एक कंक्लूजन देता है किसी इंफॉर्मेशन के बेस पर। सी को पढ़ते हैं, द चेक्स मे बी फेज्ड आउट ग्रेजुअली मेकिंग श्योर दैट द नीड्स ऑफ ऑल कंज्यूमर्स इंक्लूडिंग द एल्डरली आर मेट। तो सी कहता है परिणाम स्वरूप जो चेक जो हैं वो पूरी तरह से फेज आउट हो जाएंगे, माने वो चलन से बाहर हो जाएंगे। साथ में मेक श्योर भी होगा कि जो नीड्स हैं सारे कंज्यूमर्स के, जिसमें बुजुर्ग लोग भी शामिल है, उनकी जरूरतें पूरी हों। तो यहां से हमको सॉल्यूशन एक दिखाई देता है या फिर हमको एक कंक्लूजन दिखाई देता है, तो हम सी को तो सबसे आखिरी में रख लेते हैं। ठीक है, अभी हम कंफर्म कुछ नहीं कर रहे हैं हम सी को, क्योंकि इन्फॉर्मेशन में कंक्लूजन वाली दिख रही है, 10 लिखा हुआ था, इसको हम आखिरी में रख लेंगे। अब हमने एफ को भी पढ़ा था, एफ में भी 10 लिखा हुआ है, तो हमें पहले इनमें से शॉर्ट करना है कि कौन सा कंक्लूजन आखिरी में आने वाला है। तो एफ ने बोला ब्रिटिश बैंक्स हैव दस वोटेड टू फेज चेक्स आउट। देखिए फेज आउट की बात यहां पर भी हुई है और फेज आउट की बात यहां पर भी हुई है। ठीक है, एफ में क्या लिखा है, ब्रिटिश बैंक ने वोट किया है फेज आउट करने का इन फेवर ऑफ दीज मोर मॉडर्न पेमेंट मेथड्स। तो ये मॉडर्न पेमेंट मेथड्स कौन से जिनकी बात हो रही है, जिनको देखते हुए ब्रिटिश बैंक्स ने फैसला लिया हुआ है। तो देखते हैं डी में क्या है, दिस इज बिकॉज मोर एंड मोर कंज्यूमर्स आर ट्रांसफरिंग मनी इलेक्ट्रॉनिकली बाय डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। भैया देखो यही तो है वो मॉडर्न मेथड्स, इसका मतलब है डी पहले आएगा और एफ उसके बाद में आएगा। ठीक है, और डी आएगा कब, और डी में क्या लिखा हुआ है, दिस इज बिकॉज, ये रीजन दे रहा है, तो रीजन तो ढूंढ रहे थे हम लोग, तो बी के बाद आपको डी का इस्तेमाल करना चाहिए और डी के तुरंत बाद आपको एफ का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक, अब क्या बच गया, अब ये एफ हो चुका है ना, डी हो चुका है, बी हो चुका है, बचा है सी, बचा हुआ है ए, बचा हुआ है ई। ने क्या बोला, विदाउट चेक्स दे, अब दे कौन है इसमें आया हुआ है, क्या दे आर लाइकली टू कीप लार्ज अमाउंट्स ऑफ कैश इन देयर होम्स, कि इसके बिना, बिना चेक के बिना वो शायद बहुत बड़ा अमाउंट का जो कैश है वो अपने घर में रखेंगे। कौन, बैंक्स या फिर एल्डरली, किन की बात हो रही है, तो हम श्योर एल्डरली की बात हो रही है। ठीक है, तो आपको दे का इस्तेमाल करना है ए के बाद में, तो इसको यहां से हटाते हैं और ए और ई ऐसे अब पेयर बन जाता है, ये बन गया हमारा मैंडेटरी पेयर। अब जरा बताइए, बी डी एफ स्टार्टिंग में आ गया, सी को हमने एंड में सोचा था, क्या कोई और पोजीशन बनती है ए ई की, ठीक है, या फिर सी को क्या ए के पहले यहां पे लगा सकते हैं, तो आंसर है नहीं, ये नहीं हो सकता है, तो इसका पेयर बनेगा बी डी एफ ए ई सी, ये है इसका परफेक्ट पेयर बी डी एफ ए ई सी। ठीक है, आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा, है ना, एक बार फिर इसको रोक के देख लीजिए, आपको जायजा इसका लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पैराजंबल 2। ठीक है, करना वही है फिर से, है ना, आप सारे सेंटेंस को, है ना, पूरा पढ़ने के बजाय स्कैन करिए, फिर से 3-4 वर्ड्स ही पढ़िए, है ना, आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा कि कौन सा सेंटेंस पहला हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ए ने कहा टू प्रपोज द आइडिया ऑफ बिकमिंग परफेक्ट। ठीक है, टू प्रपोज द आइडिया ऑफ बिकमिंग परफेक्ट, बी कहता है इट ओनली मीन्स, तो यहीं से हमको आइडिया लग गया, इट यहाँ पे क्या कर रहा है, इसका मतलब है,
तो कोई इन्फॉर्मेशन दोगे तभी तो बताओगे, इसका मतलब है, इसका मतलब बी पहला नहीं हो सकता है। सी कहता है लर्निंग इज द प्रोसेस, ये डेफिनेशन जैसा लगता है तो सी को रोक लेते हैं, है ना, ए को रोकते हैं, सी को रोकते हैं। डी ने बोला दिस डेवलपमेंट, तो दिस क्या, ये भी आपका रिलेटिंग वर्ड है तो डी भी पहला नहीं हो सकता। फिर ई कहता है गिवन दैट वी आर हियर टू लर्न, गिवन दैट का मतलब होता है कि कोई इंफॉर्मेशन पहले दी जा चुकी है उसी को वापस पैराफ्रेज कर रहे हैं, माने मैंने आपको बताया कि मीठा खाने से दांत खराब होते हैं, तो आपके मुझे क्या बोलोगे कि जैसा आपने मुझे बताया मीठा खाने से दांत खराब होते हैं तो कल से मीठा मैं नहीं खाऊंगा। तो मेरी बात को तो आपने रिपीट किया ना स्टार्टिंग में, तो रिपीटेशन दे रहा है तो इसलिए ई पहला नहीं हो सकता है। और एफ जो है वो नॉर से स्टार्ट होता है, तो ध्यान रहे नॉर के लिए या तो सेंटेंस में नाइदर का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि नाइदर के साथ में नॉर का पेयर होता है, ठीक है, या फिर आप नॉट के साथ में आप नॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में नॉर का इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो क्या बचा, अब ए और सी, यहां पे हम ध्यान से पढ़ लेंगे कौन सा वाला सेंटेंस पहला हो सकता है। तो ए पूरा पढ़ लेते हैं, टू प्रपोज द आइडिया ऑफ बिकमिंग परफेक्ट इज नॉट द सेम एज सेइंग दैट वी ह्यूमन बीइंग्स कैन बी परफेक्ट। तो इसमें जो उसका टॉपिक है वो है परफेक्ट, और सी बोलता है लर्निंग इज अ प्रोसेस, माने इसका टॉपिक है लर्निंग दैट बिगिंस एट बर्थ एंड लास्ट टिल डेथ, है ना, बर्थ से शुरू होता है डेथ पे खत्म हो जाता है। अब हमारा काम क्या होगा, लर्निंग से जुड़े जितने सेंटेंसेस है वो ढूंढ लीजिए और परफेक्ट से जुड़े जितने वर्ड्स हैं सेंटेंसेस है वो जोड़ लीजिए, ठीक है। तो हमने ए को यहाँ पे रखा और हमने सी को यहाँ पे रखा है, तो बी को पढ़ना है हमें, इट ओनली मीन्स वी आर केपेबल ऑफ लर्निंग चेंजिंग ग्रोइंग थ्रू आउट द स्पैन ऑफ अर्ली लाइफ। तो लर्निंग की बात बी करता है तो बी को डाल दीजिए सी के साथ में। डी ने बोला है दिस डेवलपमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग न्यू थिंग्स ट्रांसफॉर्मिंग एंड डेवलपिंग थ्रू आउट मे बी कंसिडर्ड द परफेक्शन ऑफ सोल, परफेक्शन की बात कर रहा है तो ए के साथ डी को रख लीजिए। ई ने बोला है कंटिन्यूली टू लर्न, लर्न की बात कर रहा है तो ई को यहाँ रख लीजिए। और एफ ने कहा है परफेक्ट के बारे में तो एफ को यहाँ रख लीजिए, ठीक है ना। एक चीज मैंने और नोटिस की हुई है कि एफ में परफेक्शन ऑफ सोल की बात कर रहा है साथ में लर्न की बात कर रहा है, तो होना हो जो ये जो सेंटेंस ई है ये ब्रिज बनेगा, है ना, इन दोनों के लिए, है ना, ये परफेक्टली सी के साथ में लिंक नहीं होगा, परफेक्टली ए के साथ में लिंक नहीं होगा, ठीक है। अब एक बार फिर से पूरा मिटा के मैं, है ना, थोड़ा दिखाता हूँ आपको। तो हमने क्या मार्क किया था, ए जो है परफेक्शन की बात कर रहा है, एफ जो है परफेक्शन की बात कर रहा है, इसमें ई का ब्रिज था, है ना, सी लर्निंग की बात कर रहा है, बी लर्निंग की बात कर रहा है ना, और डी जो है वो परफेक्शन ऑफ सोल की बात कर रहा है। तो ए एफ डी और सी बी और ई बीच में इनके पेयर बनेगा। तो जैसा मैंने आपसे बताया था कि सी में डेफिनेशन नजर आती है कि लर्निंग एक प्रोसेस है जो बर्थ से शुरू होती है और डेथ तक जाती है, और ए में परफेक्शन की बात की है, जबकि अगर मैं डी को पढ़ता हूं तो डी ने बोला है कि ये जो डेवलपमेंट है ये अंडरस्टैंडिंग से आती, नई चीजों को ट्रांसफॉर्म करने से आती है और लगातार डेवलप करते करने से आती है, इसको हम परफेक्शन कह सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है पढ़ने में कि ए जो है वो डी हो जाने के बाद ही आप बोलेंगे, इसलिए हम, है ना, अभी सी को पहला मार्क कर देते हैं, सी हमारा पहला हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, सी के बाद बी को पढ़ लेते हैं, इट ओनली मीन्स दैट वी आर केपेबल ऑफ लर्निंग। इट ओनली मीन्स तो तभी हो सकता है जब सी में कुछ नकारात्मकता दिखाई दे कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है, वैसा नहीं हो सकता है, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, तो मैं कह सकता हूँ अच्छा ये सारी चीजें नहीं हो सकती हैं तो इसका मतलब है कि सिर्फ ये हो सकता है, समझ रहे हैं। तो क्या सी में कुछ नेगेटिविटी दिखाई देती है क्या आपको, नहीं, इसका मतलब बी के साथ में सी का पेयर नहीं है, कुछ और हमें यहाँ पे चूज करना पड़ेगा, है ना। ए तो नहीं हो सकता बिकॉज ए में लर्निंग की बात हुई नहीं है, तो लर्निंग की बात हुई किधर है, लर्निंग की बात ई में हुई है जो कहता है गिवन दैट वी आर हियर कंटिन्यू टू लर्न, ठीक है। अगर हमसे ये बोला जाता है कि लर्निंग एक प्रोसेस है जो जन्म से शुरू होता है और डेथ पे खत्म हो जाता है, तो ई ने बोला कि अगर हम यहाँ लगातार सीखने के लिए आए हुए हैं, जर्नी ऑफ लाइफ, जर्नी ऑफ लाइफ का मतलब होता है जीवन की ये जो जर्नी है शुरू किससे होती है, बर्थ से शुरू के डेथ पे खत्म होती है, इसी जर्नी की तो बात कर रहे हैं। तो भले वो वर्ड्स मैच नहीं करते लेकिन सेंस तो नजर आ रही है आपको वहां से, है ना। इट सीम्स दैट द अल्टीमेट गोल ऑफ लर्निंग, ऐसा लगता है कि जो अल्टीमेट गोल है लर्निंग का वो क्या है, परफेक्शन ऑफ सोल है, तो ये सी और ई का बन जाता है मैंडेटरी पेयर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब यहां से आप ए को मार्क कर सकते हैं, है ना। ए ने क्या बोला, टू प्रपोज द आइडिया ऑफ बिकमिंग परफेक्ट,
ठीक है, इज नॉट द सेम एज सेइंग वी ह्यूमन बीइंग कैन बी परफेक्ट। यहाँ परफेक्शन ऑफ सोल की बात की, अल्टीमेट गोल हमारा ये है। और ए ने इस बात को खंडित किया बोल के कि अगर मैं एक आइडिया को प्रपोज करता हूं कि परफेक्शन चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि ह्यूमन बीइंग परफेक्ट हो सकता है। ठीक है, और इन सभी सेंटेंस में सिर्फ ए है जिसमें नॉट आ रहा है, नाइदर तो किसी में आ ही नहीं रहा है, तो इसलिए नॉर को जोड़ा जाएगा। तो इसलिए ए एफ का भी बन जाता है मैंडेटरी पेयर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ए और एफ दोनों मिलाकर, ए ने बोला कि ह्यूमन बींग्स कैन बी परफेक्ट, है ना। ऐसा कहना कि इंसान परफेक्ट हो सकता है, बिल्कुल वो नहीं हम कह रहे हैं परफेक्शन ऑफ सोल के बारे में, और ना ही सब कुछ परफेक्ट हो सकता है, इसको आपको मानना है। ठीक है, तो ए एफ साथ में रखा जाएगा। तो डी ने बोला है दिस डेवलपमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग न्यू थिंग्स, ट्रांसफॉर्मिंग एंड डेवलपिंग थ्रू आउट मे बी कंसिडर्ड द परफेक्शन ऑफ सोल। ठीक है, अब डी को हम बीच में कहीं प्लांट कर सकते हैं, या तो डी यहाँ पे कहीं आ सकता है या तो यहाँ पे आ सकता है। और बी की लैंग्वेज से लग रहा है कि वो एंड करेगा, तो बी को हम एंड में लगा लेते हैं। तो अब क्या बन रहा है सीई, है ना, या तो डी यहाँ लगाएंगे तो बनेगा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ सीई डी ए एफ और बी, या तो ये बनेगा तो डी यहाँ पे आएगा तो बनेगा सीई ए एफ डी और बी। ठीक है, अब दोनों को बराबर पढ़ लेते हैं। सी ने बोला कि लर्निंग एक प्रोसेस है ना, जो बर्थ में शुरू होती है, डेथ पे खत्म हो जाती है। ई ने बोला कि अगर इसका मतलब ये हुआ कि हम लगातार सीखने के लिए आए हुए हैं जर्नी ऑफ लाइफ पे, तो हमारा अल्टीमेट गोल होगा परफेक्शन ऑफ आवर सोल। फिर ए बोलता है इसमें, ए बोलता है कि अगर मैं इस आइडिया को प्रपोज करता हूँ परफेक्ट बनने का, तो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा कि आप माने कि ह्यूमन बीइंग परफेक्ट हो सकते हैं, और ना ही वैसा कि आप सब बोलें सब कुछ परफेक्ट हो सकता है। ठीक है, ये जो डेवलपमेंट है ये अंडरस्टैंडिंग से आ सकती है, ट्रांसफॉर्मिंग से आ सकती है ना, लगातार डेवलप करने से आ सकती है, इसी को हम परफेक्शन ऑफ सोल को मान सकते हैं। और फाइनली बी ने बोला इट ओनली मीन्स, तो ये हमें थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। एक बार, है ना, सीई के बाद डी ला के देखते हैं। तो ई ने क्या बोला कि इसका मतलब है अल्टीमेट गोल जो है परफेक्शन ऑफ सोल का है। और डी ने बोला कि ये डेवलपमेंट जो है, दिस डेवलपमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग न्यू थिंग्स ट्रांसफॉर्मिंग, ये जो डेवलपमेंट है, तो डेवलपमेंट की बात जो है क्या वो ई ने करी है? तो देख सकते हैं डेवलपमेंट की बात ई ने नहीं करी है, लेकिन हाँ, जब आप ए से इसको मैच कराते हैं ये बोल के कि परफेक्शन का मतलब ये नहीं है ये नहीं है, तो फिर क्या है इसका मतलब? ये डी आंसर कर पाता है, तो उसका मतलब हम जो पहले सोच रहे थे वो गलत है, हमको ए को मार्क करना है डी के बाद में। तो इसका दूसरा वाला बिल्कुल सही है, सी ए ई एफ डी बी। ओके, आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा ये। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है पैराजम्बल 3। यहाँ भी सेम चीज करनी है ना, 3-4 वर्ड्स पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो जैसा देखा आपने ए में हाउएवर लिखा हुआ है, ये हालांकि शो करता है, तो ये पहला नहीं हो सकता। फिर बी कहता है सिंस देन, ये टाइम शो करता है तब से, लेकिन टाइम तो पहले बताना पड़ेगा ना, इसलिए बी पहला नहीं हो सकता। सी ने बोला इन अर्लियर डेज, ध्यान रखना ये जब भी आपको मिलेगा तो इसका मतलब स्टोरी की स्टार्टिंग हुई जा रही है। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम लिखा जाए, है ना, इन दोज डेज लिखा जाए, तो इसका मतलब है कि हम कहानी को शुरू कर रहे हैं, तो सी को भी रोक लेते हैं। डी ने शुरू किया है बट के साथ में, ये नहीं हो सकता है। फिर ई ने बोला है टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम, तो ये दिस इंडिकेटिंग वर्ड है, तो ये पहला नहीं हो सकता। और एफ में 10 लिखा हुआ, तो ये भी पहला नहीं हो सकता। हमको हमारा पहला सेंटेंस मिल गया है। ठीक है, चलिए पूरा पढ़ लेते हैं इसको। इन अर्लियर डेज पीपल लर्न बाय रीडिंग आउट लाउड, है ना, पहले के दिनों में लोग जोर से पढ़ा करते थे। अब रीडिंग यहाँ पे मेन टॉपिक है, ढूंढते कहाँ कहाँ पे रीडिंग है, तो ए में रीडिंग लिखा हुआ है ना, बी में, है ना, देयर यूज, किसके यूज की बात हो रही है, रीडिंग का तो यूज हो नहीं सकता है, तो ये अलग हो गया। डी में देखते हैं, डी में पंक्चुएशन की बात हो रही है ना, हाँ, तो हो सकता है पंक्चुएशन के यूज की बात हो। ई में प्रॉब्लम की बात कर रहा है, प्रॉब्लम किधर है, प्रॉब्लम ढूंढेंगे भी हम लोग, है ना। गाइडलाइंस की बात हो रही है पंक्चुएशन से जुड़ी हुई, माने पंक्चुएशन एक इधर हो गया एक इधर हो गया, तो इसका मतलब हुआ कि एफ डी और बी, है ना, इनको हमें साथ में रखने की आवश्यकता है। रीडिंग की बात कर रहे हैं सी और ए, हमको इनको साथ में रखने की आवश्यकता है। और इसके बचा कौन सा है, ई बचा हुआ है, प्रॉब्लम की बात हम अलग से कर लेंगे। ठीक है, तो सी पहला आ गया, पहले लिख लेते हैं सी को। तो सी ने क्या बताया कि लोग जोर से पढ़ा करते थे। ए ने बोला हाउएवर व्हाइल रीडिंग दे वुड नॉट नो व्हेन टू पॉज एंड व्हाट टू एम्फेसाइज, हालांकि जोर से पढ़ते तो थे लेकिन किस बात पे बल देना है, कब रुकना, उन्हें ये पता नहीं था। तो बिल्कुल सही है
है ना, यहाँ से इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है। और ए में जो बात लिखी है ये प्रॉब्लम ही तो है, इसलिए ई जो है प्रॉब्लम की बात कर रहा था, तो सी ए ई पेयर बन जाता है। ठीक है, अब ये तो हमने क्रॉस कर दिया, अब हमको ये बाकी अरेंज करने हैं। देखते हैं एफ बी डी में से कौन सा आएगा। तो जैसे ऑर्डर में है पहले वैसे देख लेते हैं। ठीक है, डी ने बोला बट नॉट एवरीबडी यूज द सेम पंक्चुएशन। पंक्चुएशन आए किधर अभी? ठीक है, पंक्चुएशन लाने पड़ेंगे ना। पंक्चुएशन किधर आए? ई में आए हुए हैं। वेरियस साइंस डिपिक्टिंग वेरियस पंक्चुएशंस वर इंट्रोड्यूस। बहुत सारे पंक्चुएशंस को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो डी कहता है बट नॉट एवरीबडी यूज्ड, हर कोई उनको सेम प्रकार से यूज नहीं कर रहा था। ठीक है, हो गई बात। फिर क्या हुआ? फिर एफ का इस्तेमाल करना चाहिए आपको, तब से फर्मर गाइडलाइंस आ गई हैं। और फाइनली आपको बी का इस्तेमाल करना चाहिए। बन गया सी ए ई डी एफ बी। अब पढ़ लेते हैं। सी ने बोला कि पहले के टाइम पे लोग जोर से पढ़ के याद किया करते थे, है ना। ए ने बोला लेकिन उनको ये नहीं पता था कब रुकना है, किस पे ध्यान देना है। ई ने बताया इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए, निपटाने के लिए बहुत सारे साइंस को डिपिक्ट किया गया, पंक्चुएशंस लेकर आए, है ना। लेकिन हर कोई उनको इस्तेमाल ढंग से, मतलब सेम प्रकार से नहीं कर रहा था, इसलिए गाइडलाइंस आए और तब से लेके आज तक उनका यूज बिल्कुल रेगुलराइज हो गया है। तो ये आपका बिल्कुल परफेक्ट पेयर बन जाता है। ठीक है, तो इतना बहुत है आज के लिए, है ना। पैराजंबल वैसे भी, है ना, सर खपाव एक्सरसाइज है, इसलिए कम कम करना चाहिए। तो मैं बताता हूँ आपको फिर से। पहले का आंसर होगा बी डी एफ ए ई सी, दूसरे का आंसर होगा सी ई ए एफ डी बी, और तीसरे का आंसर होगा सी ए ई डी एफ बी। आई एम श्योर दोस्तों आपको ये, है ना, सेशन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। लर्निंग हमारी जारी रहनी चाहिए, ठीक है ना। लॉकडाउन की सिचुएशन में एजुकेशन कहीं पे रुकनी ही नहीं चाहिए। तो कल फिर मैं एक नया सेशन आपके सामने लेकर आऊँगा, तब तक के लिए बाय।